नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। आपके साथ मैं हूं पूजा परमार। 3 बजे की 3 बड़ी खबरों से हम आपको रूबरू करवाएंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे पटना की, जहां आज महागठबंधन के नेताओं ने बिहार चुनाव में मिली हार पर मंथन किया है और साथ ही इस दौरान तेजस्वी यादव को गठबंधन का नेता चुना गया है। इस पर बात करेंगे और आगे, लेकिन इससे साथ ही बात करेंगे आरा की, जहां पर महागठबंधन के कार्यकर्ताओं ने बिहार चुनाव की मतगणना में धांधली का आरोप लगाया है और इस दौरान उन्होंने आगजनी भी की। और आखिर में बात करेंगे केंद्र सरकार की राहत पैकेज की कि आखिर इस पैकेज में जनता के लिए क्या खास है। तो चलिए इन खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले एक बड़ी और अहम खबर की चर्चा करते हैं। बिहार में महागठबंधन को हार का सामना करना पड़ा है, जिसके बाद अब मंथन का दौर शुरू हो चुका है। गुरुवार को पटना में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर महागठबंधन के नेताओं का जमावड़ा लगा। इस दौरान सभी दलों के नेता बैठक में पहुंचे। महागठबंधन की बैठक में राजद नेता तेजस्वी यादव ने सभी नेताओं को संबोधित भी किया। महागठबंधन की बैठक में तेजस्वी यादव को गठबंधन का नेता चुना गया है। महागठबंधन की बैठक में तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि सरकार महागठबंधन की ही बनेगी। सभी विधायकों को पूरे महीने पटना में रहने को भी कहा गया है। वहीं महागठबंधन की बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे सीपीआई नेता दीपांकर भट्टाचार्य ने नतीजों पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि इस बार कांग्रेस का स्ट्राइक रेट काफी कमजोर रहा। 70 सीटों को संभालना कांग्रेस के लिए मुश्किल हो गया था। दीपांकर बोले कि अगर कांग्रेस को कम सीटें मिलती और वो सीटें राजद लेफ्ट में आती तो नतीजा बेहतर होता। लेफ्ट नेता ने कहा कि बिहार में हम हमेशा से ही मौजूद थे, बस इस बार अधिक सीटें मिली हैं। हमारा प्रदर्शन गठबंधन में अच्छा रहा है, लेकिन हम एनडीए को बाहर नहीं कर सके। ऐसे में हम कहेंगे कि मिशन में फेल हुए हैं। गौरतलब है कि इस बार महागठबंधन सिर्फ 110 सीटों पर ही सिमट पाया, जिसमें से 75 सीटें राजद, 19 सीटें कांग्रेस और 16 सीटें लेफ्ट पार्टियों के खाते में गई हैं। कांग्रेस पार्टी 70 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और सिर्फ 19 सीटों पर ही जीत पाई। ऐसे में लगातार उनके प्रदर्शन पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। खुद कांग्रेस पार्टी के नेता तारिक अनवर ने इस बात को कबूला है कि कांग्रेस के बुरे प्रदर्शन के कारण महागठबंधन की सरकार बनते बनते रह गई। तीसरी नंबर पर नीतीश कुमार जी, साफ तौर पे ये समझ लें, भाजपा के लोग साफ तौर पे ये समझ लें, ये जो जनादेश है ये बदलाव का जनादेश है। अगर थोड़ी सी भी अंतरात्मा, नैतिकता नीतीश कुमार जी में बची होगी तो ये जो कुर्सी पर बैठने का जो शौक है, जोड़ तोड़ भाग गुना करके जो बैठने का शौक है, कहीं ना कहीं से उनको जनता के इस फैसले का सम्मान करते हुए कुर्सी से हट जाना चाहिए। और इस पर हम चर्चा के लिए हमारे साथ संवाददाता पटना से मिथिलेश मिश्रा जुड़ चुके हैं। मिथिलेश, जिस तरीके से ये जो अहम बैठक हुई है महागठबंधन की, बड़े बड़े नेता इसमें शामिल होते हैं, इसमें तेजस्वी यादव को महागठबंधन का नेता चुन लिया गया है और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इसमें साफ तौर पर अब भी कहा गया है, तेजस्वी यादव ने यही कहा है कि अब भी महागठबंधन की ही सरकार बनेगी। तो आपको क्या लगता है कि तेजस्वी यादव का अगला प्लान क्या है? देखिए, आज इनकी एक आम बैठक था जगदानंद सिंह के नेतृत्व में आज अध्यक्षता में बैठक किया गया और उस बैठक में तमाम जितने भी खास करके महागठबंधन के जो भी नेता थे सारे लोग उपलब्ध थे। यहाँ तक कि कांग्रेस के जो लोग थे वो सारे लोग मौजूद थे। और इन तमाम घटनाक्रम पर अगर सीधे तौर पर हम बातें करें, जो बैठक थी बैठक पर बातें करें तो निश्चित तौर पे एक अहम फैसला सामने में आया, लेकिन अभी तक किसी तरह का कोई जो बेहतरीन जो प्रदर्शन की बातें कही जा रही थी वो प्रदर्शन की बातें भी साफ तौर पे झलक करके आए। जिस तरीके से दीपांकर जी ने सीधे तौर पे आरोप लगाया कि कांग्रेस की अगर 70 सीट होती, 70 सीट से कम होती तो निश्चित तौर पे राजद की बढ़त होता और खास करके अगर इस क्षेत्रों में यानी कि बाकी के और घटक जो दल है उनकी अगर वितरण कर दी गई होती तो प्रदर्शन बहुत ही बेहतर माना जाता। क्योंकि बिहार में कांग्रेस की जिस तरीके से लुभावने वादे और धरातल की जो कार्यकर्ता थे वे
आपस में ही टूट चुके थे और उनकी टूटने की ही कगार को लेकर के ही अभी महागठबंधन की जो खास करके कांग्रेस की जो सीट थी वो कम आई। तो आज की जो अहम बैठक था उस बैठक में खास करके तेजस्वी को अध्यक्ष पद पर नियुक्त की गई है और इस दल का महागठबंधन दल का अध्यक्ष नियुक्त करते हुए यही माना गया कि आप उसके नेता ही बनेंगे। और लेकिन एक यहाँ पर जरूर सवाल उन लोगों के अंदर से निकल के आ रहा है कि जिस तरीके से तेजस्वी की तेज उनके चेहरे पर दिखाई दे रहा था और वो अभी भी इस बात को मात देने के मूड में है कि जो भी एनडीए के सत्ताधारी हैं वो अभी भी खास करके मुख्यमंत्री का जो पद है वो नहीं दे पाएंगे। तो एक जो उनकी छन करके जो शब्द आ रहे हैं वो निश्चित तौर पे अपने आप में एक ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं दृढ़ता है उनकी, आत्मविश्वास है उनकी। बिल्कुल बिल्कुल मिथिलेश, साफ तौर पर जिस तरीके से उन्होंने ये जो बैठक की है, जो भी सामने उन्होंने साफ तौर पे कहा है और उसमें एक आत्मविश्वास तो दिखाई दे रहा है, यानी कि तेजस्वी यादव को अभी भी लगता है कि वो सरकार बनाने में सफल होंगे। आपको क्या लगता है कि इसमें से किस तरीके के उनका प्लान होगा, एनडीए में से किसको तोड़ा जा सकता है? देखिए अभी पर्दे के पीछे बहुत सारी बातें चल रहा है, खास करके जितने भी लोग आए हैं खास करके एनडीए में ही आप देख लीजिए जितने भी विधायक बन करके आए हुए हैं तो उनमें से कई ऐसे हैं जो टूट करके जदयू में शामिल हुए थे, पहले आरजेडी में हुआ करते थे, जदयू में शामिल हो गए हैं और जीत करके भी आ चुके हैं। तो वे उनको ही अभी फिर से घर वापसी की बातें कही जा सकती है, उनकी ही एक प्लानिंग किया जा सकता है कि आप अब घर वापस लौट आओ। तो एक तरफ उसकी भी रुझान देखी जा रही है, दूसरी तरफ ये भी देखा जा रहा है कि अभी 4 बजे एक अहम मीटिंग एनडीए का भी होने जा रहा है, जिसके पूर्व में अभी हम पार्टी के जो जीतन राम मांझी थे उनके पुत्र जो है संतोष मांझी, सभी लोग जाकर मुलाकात किया। तो ये भी एक कयास लगाया जा रहा है कि 4 घंटे पूर्व में ही वो जाकर के मुलाकात करते, इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है। तो निश्चित तौर पे जीतन राम मांझी एक अपनी मजबूती से सत्ता को लेकर के आने की प्रयास कर रहे हैं। अगर वहां पे उनसे नहीं मिल पाता तो निश्चित तौर पे महागठबंधन की तरफ रुझान हो सकता है। और मिथिलेश, बात तो ये भी है कि डर जिस तरीके से महागठबंधन के नेताओं में डर है, उतना ही डर एनडीए के नेताओं में भी है। एनडीए के जो भी बड़े बड़े वरिष्ठ नेता उनमें भी डर है, क्योंकि मीटिंग तो उन्होंने भी की है। बात ये भी है कि जिस तरीके से वो भी अपनी तैयारी कर रहे हैं, लगातार उन्होंने मीटिंग की है, तो क्या सच में उनको भी डर है कि उनके नेता या फिर उनके विधायक जो है महागठबंधन की तरफ आ सकते हैं? देखिए शुरुआती दौर से लेकर के अभी तक की जो कहानी रही है, खास करके बिहार की राजनीति में निश्चित तौर पे तोड़ मरोड़ की राजधानी हर पल रहा है। निश्चित है उनके विधायक हैं, उनके विधायक में अच्छा सबसे अहम बात यहाँ पर यह भी देखा जा सकता है कि इतने कम फासले हैं दोनों में। 110 की कहानी यहाँ पर है तो उनकी भी कोई ज्यादा नहीं है, बल्कि 15 की कहानी है, यानी कि 15 सीट को लेकर के ही सारा कुछ है। अगर गणित अपनाए हम तो दोनों की वीआईपी और खास करके हम पार्टी का 8 और उधर आप अवैश्य की 5 मिला देते तो इनकी भी लगभग 123 सीट हो जाता है और 122 का ही मात्र लक्ष्य होता है। तो उधर से इनकी गिरावट आएगी, एनडीए की गिरावट आएगी और महागठबंधन की बढ़त दिखाई देगा। तो निश्चित तौर पर सरकार बनने की एक चांस हो सकता है। तो ये अभी जो पत्ते खेले जा रहे हैं उसमें निश्चित तौर पे अभी भी तेजस्वी की जो तेज है चेहरे का वो आत्मविश्वास से लवलेज है और दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं उनको ये संकेत जरूर मिल रहा है कि आगामी विधायक हमारे में शामिल हो सकते हैं, या हम के जो पार्टी के हैं या वीआईपी के पार्टी के जो लोग भी हैं वे शायद मुलाकात कर लें, या कहीं ना कहीं से ऐसा उनके पास में ऐसे सोर्सेज आ रहे हैं जिससे उनकी ये लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बाद में ही साफ है। मिथिलेश, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, बने रहिए हमारे साथ में। अगली बड़ी खबर की बात करते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद राजद कार्यकर्ताओं का आक्रोश देखने को मिला है। गुरुवार को राजद कार्यकर्ताओं ने आरा मोहनिया नेशनल हाईवे NH 30 को जाम कर दिया और आगजनी कर प्रदर्शन कर रहे हैं। जिले के उदवंत नगर थाना क्षेत्र के मलथर गांव के पास सैकड़ों की संख्या में राजद के कार्यकर्ता विरोध करते हुए सड़क पर उतर आए हैं, सड़क जाम कर रहे हैं। राजद कार्यकर्ताओं का कहना है कि इस बार के चुनाव परिणाम में धांधली हुई है। कार्यकर्ताओं ने कहा है कि सरकार की मिलीभगत से चुनाव का परिणाम घोषित किया गया है, जिसके विरोध में हम सड़क पर उतरे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि भोजपुर जिले में इस बार महागठबंधन का प्रदर्शन काफी बेहतर रहा है। भोजपुर की 7 सीटों में से 5 पर महागठबंधन के प्रत्याशियों को जीत मिली है। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में एनडीए ने 125 लाकर जीत हासिल की, वहीं महागठबंधन को 110 सीट मिले, जबकि जीत के लिए कम से कम 122 सीट चाहिए थी। हालांकि महागठबंधन घटक दल आरजेडी ने इस बार के चुनाव में सबसे अधिक 75 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि बीजेपी ने 74, जेडीयू ने 43, कांग्रेस ने 19, वाम दलों ने 16, वीआईपी ने 4 और हम ने 4 सीट हासिल की है।
बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन को मेरी करारी हार की वजह से आरजेडी के कार्यकर्ताओं में रोष देखने को मिला। और इस बारे में और अहम जानकारी के लिए संवाददाता मिथिलेश मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मिथिलेश, जिस तरीके से आरजेडी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं, आरा में प्रदर्शन किया है, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, भोजपुर 7 विधानसभा क्षेत्र है जहां पर 5 की इनकी खास करके महागठबंधन का सीट मिल चुका है। लेकिन सबसे अहम बात यहां पर जरूर थी कि आरा मुख्यालय में जिस तरीके का कांटे की लड़ाई हुई थी, उससे निश्चित तौर पे आहत मानी जा रही है। महज 3000 की दूरी रह गई थी जहां पर क्यामुद्दीन हार अपने स्वीकार कर लिया उन्होंने। लेकिन जिस स्थल पे अभी आगजनी और सड़क बाधित करने की बातें आ रही है, वो दोनों क्षेत्र खास करके आपके महागठबंधन का ही क्षेत्र है जहां पे एक संदेश और दोनों ये क्षेत्र माना जाता है। और सबसे आम बात है कि जिस स्थल पे ये सड़क जाम की गई थी वही क्षेत्र है जहां पर ये सारे कार्यकर्ता मौजूद हैं। तो लेकिन यहाँ पर सबसे अहम बात ये कही जा सकती है कि अभी जिस तरीके से ये लोग अपनी खास करके आरजेडी का एक तरफ बैठक चल रहा है और खास करके सरकार बनाने की अहम फैसले लेने की बातें भी कही जा रही है, तोड़ मरोड़ की राजनीति भी कही जा रही है, लेकिन उसकी जो आग है वो सड़कों पर भी अब दिखाई देना बिल्कुल। और मिथिलेश, बात तो ये भी है कि जिस तरीके से लगातार बीजेपी चुनावी माहौल में ये भी कह रहे थे कि गुंडा राज है, जिस तरीके से तेजस्वी यादव पर निशाना साध रही थी, अब उनके ही कार्यकर्ता ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं उससे तो यही साफ होता है कि बीजेपी के जो भी बयान थे वो सही साबित हो रहे हैं और इसका कहीं ना कहीं असर है। वो हो सकता है कि उसका नेगेटिव असर वो आरजेडी महागठबंधन को उठाना पड़े। देखिए, यहाँ पर ये अपनी रोष या अपने विरोध को जताने की जो बातें आती हैं खास करके, ये किसी भी तरीके का ये फैसले नहीं हो सकते हैं, कानून के हित में भी नहीं हो सकते कि आप सड़क को जाम करते हैं या आप रोषपूर्ण तरीके से आप सड़क जाम करके वह तमाम यातायात को आप रोक दें। तो ये कानूनन जुर्म भी है और ये हितकर भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल जरूर होता है कि अपनी विरोध प्रदर्शन करने के लिए खास करके कार्यकर्ता जितने भी थे वो सारे उत्साहित थे। और आरा के मुख्यालय की हम बातें करें, आरा मुख्यालय में पूरी तरीके से उनको दिमाग में बात बैठा हुआ था, खास करके महागठबंधन के दिमागों में बात चल रहा था कि यहाँ आरजेडी अपनी बिल्कुल मिथिलेश, और इसका कहीं ना कहीं खामियाजा उठाना पड़ सकता है महागठबंधन को। इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके
दवा मंगवा सकते हैं। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोरोना संकट में पटरी से उतर गई अर्थव्यवस्था को सही रास्ते पर लाने के लिए मोदी सरकार ने एक और राहत पैकेज देने का ऐलान किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हाल के आंकड़ों के अनुसार अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेत मिल रहे हैं। सरकार ने आत्मनिर्भर भारत 3.0 का ऐलान कर दिया है। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की शुरुआत की गई है ताकि नए रोजगार का सृजन हो सके। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत 3.0 के तहत 12 घोषणाएं की जाएंगी। उन्होंने कहा कि हाल के आंकड़े अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेत दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि जीएसटी कलेक्शन जैसे कई आंकड़े बेहतर आए हैं और रिजर्व बैंक ने यह संकेत दिया है कि तीसरी तिमाही में इकोनॉमी पॉजिटिव जीडीपी ग्रोथ हासिल कर सकती है। उन्होंने कहा कि रेलवे में माल ढुलाई में 20% बढ़ी है। बैंक कर्ज वितरण में 5% की बढ़ोतरी हुई है। शेयर बाजार रिकॉर्ड हाई है। एफपीआई का नेट भी निवेश भी सकारात्मक है। विदेशी मुद्रा भंडार में भी 560 अरब डॉलर के रिकॉर्ड पर पहुंच गया है और इसी के साथ में ये उम्मीद जताई है कि आगे आने वाले समय में अर्थव्यवस्था में सुधार हो। और इस बारे में हमारे साथ अहम चर्चा के लिए वरिष्ठ पत्रकार आरबी उपाध्याय जी जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजीव, जिस तरीके से एक बड़ा ऐलान किया है वित्त मंत्री ने, राहत पैकेज का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन इस राहत पैकेज में भी खास उम्मीद नहीं नजर आई है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। एक चीज स्पष्ट है, क्योंकि जिस तरीके से निर्मला सीतारमण ने जो कह सकते हैं जो राहत पैकेज का घोषणा की है, वो कहीं ना कहीं इसके अंदर कितनी सच्चाई है वो देखना होगा। क्योंकि लगातार कोशिश जरूर की जा रही थी अर्थव्यवस्था को सुधारने की, तो कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर आई थी। मगर अब बात करें कोरोना काल की, यानी कि दोबारा कोरोना काल अभी खत्म नहीं हुआ और कहीं ना कहीं चल रहा है, और तो कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर है। बात करें अर्थव्यवस्था को सुधारने की, यानी कि जो अर्थव्यवस्था अभी तक डामाडोल है, उसके अंदर कहीं ना कहीं सरकार को बड़े कदम उठाने होंगे। चाहे वो 20,000 अरब करोड़ डॉलर का जो हो, और या फिर कहें जो 20,000 करोड़ रुपए की बात जो घोषणा की गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, तमाम कोशिशें जरूर है, मगर कोशिश कितनी कारगर है वो देखना होगा। क्योंकि जनता अभी तक संतुष्ट नहीं हो पाई है, क्योंकि सरकार जितने बड़े कदम उठा रही है वो कहीं ना कहीं अभी जनता को संतुष्टि नहीं दे पा रही है। क्योंकि कह सकते हैं जो लघु उद्योग को जन की बढ़ावा देने की बात थी, वो भी कहीं ना कहीं इसके अंदर अभी सराहनीय है कि मगर कदम तो उठाए गए हैं, मगर कहीं ना कहीं अभी उसके अंदर इतना ठोस कदम नहीं है जिससे जनता कहीं ना कहीं अपने बिजनेस को या फिर अपने व्यापार को या फिर लघु उद्योग को बढ़ावा मिल सके। जी बिल्कुल राजीव, बने रहिए साथ में। इसी के साथ में हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार आरबी उपाध्याय जी भी जुड़े हुए हैं। आरबी उपाध्याय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। धन्यवाद जी। जिस तरीके से राहत पैकेज का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन सर सबसे बड़ा बात तो ये भी है कि पिछले 45 साल में सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है इस बार की बेरोजगारी दर। क्या इस राहत पैकेज से कोई लाभ आने की उम्मीद है? होगा कि इससे राहत पैकेज से कुछ फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, सरकार की कोशिश है। देखिए, बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है और बेरोजगारी की वजह से आप देखेंगे बिहार में भी इलेक्शन में मुद्दा थी, अभी बंगाल का इलेक्शन आने वाला है, तो सरकार चाहती है कि भी कुछ इस क्षेत्र में किया जाए जिससे कि एक अच्छे परिणाम आए। और देखिए, जीडीपी जिस तरीके से डाउन है, बेरोजगारी बढ़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं, काम धंधे चौपट हुए हैं, तो जिम्मेदारी बनती है क्योंकि सरकार कुछ राहत जो लोग कहीं ना कहीं जिनका रोजगार छिना है या जो काम धंधे बंद पड़े हैं,
वो फिर से एक्चुअल में चालू हो और लोगों का जो जीवन है स्तर है वो थोड़ा सा उठे। और इसी क्रम में देखिए पहले पैकेज अनाउंस किया गया, लेकिन अर्थव्यवस्था की जो गति होनी चाहिए, जो गति पकड़नी चाहिए, वो अर्थव्यवस्था नहीं गति नहीं पकड़ पाई है। और उसी का परिणाम है कि सरकार को फिर से एक और राहत पैकेज की घोषणा करनी पड़ी। लेकिन सर बिल्कुल सर, बात तो ये भी है ना कि राहत पैकेजों का कोई ज्यादा असर नहीं दिख पा रहा है। बिल्कुल, राहत पैकेजों का कोई ज्यादा असर नहीं दिख पा रहा है। लगातार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आती हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, राहत पैकेज देती हैं, लेकिन फिर भी इसका कोई जनता को फायदा नहीं हो रहा है। देखिए, फायदा जब तक अंतिम व्यक्ति की जेब में पैसा, मेरी जेब में पैसा नहीं पहुंचेगा। अभी तक जो राहत पैकेज दिए जा रहे हैं वो सब्सिडी दी जा रही है, लोन के लिए बोला जा रहा है, बैंक से कर्ज के लिए बोला जा रहा है। देखिए, अलग अलग तरीका है। जो बेस्ट तरीका है, मान लीजिए आपने कंपनियों को कोई पैकेज दिया है, कंपनी आगे उसे पास ऑन करती है, अपने पास रख लेती है, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह इसके ऊपर है। तो जब तक अंतिम व्यक्ति की जेब में पैसा नहीं पहुंचेगा और पैसा बाजार में नहीं आएगा, तब तक कोई बहुत बड़ा बदलाव आने की स्थिति नहीं हो सकती है। बिल्कुल। और सर बात तो ये भी है ना कि बदलाव की बात है, बहुत सारे विपक्ष भी लगातार निशाना साधता है। ये भी था कि केंद्र सरकार ने 2 करोड़ की नौकरियों का वादा किया था, लेकिन अब जिस तरीके के जो हालात हैं उसमें ये है कि नई नौकरियों का सृजन तो दूर, जो कि पुरानी नौकरियां थी वो भी कई लोग गंवा चुके हैं। देखिए, डेफिनेटली आपने देखा होगा कि भी जिस तरीके से लॉकडाउन हुआ और कोरोना का जो एक स्वरूप देखने को मिला है, इसमें रोजगार खत्म हुए हैं बहुत सारा। देखिए, अभी तक जो अर्थव्यवस्था है वो पटरी पर नहीं लौटी है। एक छोटा दुकानदार है, उसकी दुकानदारी मान लीजिए उसके यहाँ 4 आदमी काम करते थे, जब उसका रोजगार नहीं है उसने 3 आदमियों को या 2 आदमियों को हटा दिया, वो 2 आदमी से काम कर रहा है। क्यों? उतना कारोबार है नहीं। तो देखिए, जब कारोबार नहीं होगा तो स्वाभाविक है बेरोजगारी बढ़ेगी। तो बेरोजगारी बढ़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं, और सरकार को उसकी चिंता है और उसी चिंता के तहत बार बार वो राहत पैकेज का ऐलान करती है। लेकिन फिर मैं वही कहूंगा कि यथार्थ के धरातल पर कोई आमूल-चूल परिवर्तन नजर नहीं आता है। उसका परिणाम सिर्फ एक ही है कि डायरेक्ट बेनिफिट आप जब तक नहीं देंगे, लोगों की जेब में पैसा नहीं पहुंचेगा, तब तक अर्थव्यवस्था को गति देना संभव नहीं हो पाएगा। बिल्कुल। तो उसी क्रम में कुछ घोषणाएं हुई हैं। अभी जैसे आप देख रहे हैं कि जो रियल एस्टेट है बिल्कुल दम तोड़ रहा है, उसमें बहुत सारे रोजगार हैं और सरकार उधर ध्यान नहीं दे रही थी। उधर पीएफ के लिए बोला है कि पीएफ का कंट्रीब्यूशन है, सरकार सब्सिडी देगी। तो नए रोजगार पर फोकस तो कर रहे हैं कि भाई नया रोजगार आप देंगे तो हम ये बेनिफिट देंगे, लेकिन नया रोजगार देंगे कैसे? बिल्कुल सर, सवाल तो सबसे बड़ा ये है कि आखिरकार नया रोजगार मिलेगा कैसे, क्योंकि सरकार सिर्फ घोषणाएं कर रही है, उस पर काम नहीं हो रहा है। सर, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए और इस तमाम चर्चा के लिए। हमारे साथ में आरबी उपाध्याय जुड़े हुए थे, वरिष्ठ पत्रकार, इसके साथ में राजीव तिवारी जी भी जुड़े हुए थे, हमारे संवाददाता हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ में इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर।
सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ एएनबी न्यूज पर।